नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ ख़ास ख़बरों के साथ। आज पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करना चाहेंगे, यानी पॉलिटिक्स से हम अपनी बात की शुरुआत करना चाहेंगे। और आज का सबसे अहम इशू जो हमें लग रहा है वो है कि हम बात करें पी चिदम्बरम की। जी हाँ, 2G मामले में पी चिदम्बरम को कुछ दस्तावेज़ पेश करने के लिए कहा गया है और देखते हैं कि इस मामले में क्या आगे की कार्रवाई हो रही है और क्या मामला ये आकर बैठ रहा है। चलिए बात करते हैं डॉक्टर मनीष से। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। चिदम्बरम से कोई जी दस्तावेज नहीं मांगा गया है और ना ही चिदम्बरम को कोई दस्तावेज सुब्रमण्यम स्वामी को देना है। मसला ये है, जो हमें याद रखना है, कि सुब्रमण्यम स्वामी 2G मामले को कोर्ट तक लेके गए। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन। और ये 2G जो घोटाला जो सामने लोगों के आ रहा है, ये सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से आ रहा है। एक दूसरी बात, ये दो जगह ये मामला चल रहा है, एक CBI के कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और दूसरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। कल CBI के स्पेशल कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट की बात है। वहां पे सुब्रमण्यम स्वामी ने ये अर्जी दी है और उनका ये मानना है कि राजा जो है वो प्लेयर B है, चिदम्बरम की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। एक और सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि भाई व्हाई दिस मैन हैज़ बीन लेफ्ट आउट। CBI को इसके ऊपर भी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, एक जगह आरोपी बनाना और एक जगह जांच करने की बात चल रही है। कल जो फैसला आया वो फैसला ये आया कि CBI ने अपनी सारी जांच पूरी कर ली, अपने सारे दस्तावेज जो है उसने जमा कर दिए कोर्ट में। जब चार्जशीट आप फाइल कर देते हो कि उसकी सुनवाई शुरू होगी, तो CBI ने अपने सारा कागजी काम कर दिया। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि CBI ने उन सारे कागजों को गायब कर दिए हैं जिन पर चिदम्बरम के दस्तखत थे। वो सारे ऑर्डर्स, वो मीटिंग की ब्रीफिंग्स जिसमें चिदम्बरम ने उस पर साइन किया, और वो सारे कागजात जो हैं CBI ने दबा लिए। स्वामी जी ने कोर्ट से ये आग्रह किया कि मुझे इस सारे डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूँ, तो ये मेरा हक बनता है कि आप मुझे वो सारे तथ्यों को, उस सारे कागजातों को वो जमा करें। अच्छा, अब ये होता है कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात क्यों कही, उनको कहाँ से मालूम चला? तो आगे के पहले जो इन्वेस्टिगेशन जो CBI कर रही थी, उसमें CBI ने इन सब बातों का उदाहरण दिया था कि हम इन तथ्यों के ऊपर, इन कागजातों के ऊपर, ये मीटिंग के ऊपर हमने ये जब्त किए, इसके आधार पे हम कंप्लेन, वो पूरा का पूरा केस तैयार करेंगे। तो अब जो लोग 2G के समर्थक हैं या सरकार की तरफ से, हालांकि अब ये बड़ा अमेजिंग सिचुएशन जो है, जो पॉलिटिकली जिसको अगर देखा जाए, कि ए राजा का जब मामला चल रहा था, जब शुरू जब उनको पकड़ा जा रहा था, जब ये केस की शुरुआत हुई थी, कोर्ट के रवैये के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, जनता के गुस्से के बारे में सरकार को मालूम नहीं था। तो कांग्रेस के प्रवक्ता, वकील कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंघवी साहब उसको डिफेंड करते हुए नजर आते थे। कल कोई नहीं था, कल उसे डिफेंड करने वाला कोई नहीं था। NDTV पे मैं एक बहस भी देख रहा था, तो जिसमें जो कांग्रेस के जो लीडर थे वो नैतिकता की दुहाई दे रहे थे कि भाई, कि बीइंग ए कंप्लेनेंट यू शुड नॉट टॉक टू मीडिया, क्योंकि आप मेन जो मुख्य आपने ही चार्जेस लगाए हैं, तो आप जो है मीडिया में सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मामला सब जुडिस है। तो ये एक अलग इशू है, लेकिन जो फैक्ट क्या है? अच्छा, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हुआ ये कि आपने कुछ कंपनियों को स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया और उन कंपनियों ने अपने शेयर्स ही नहीं,
कंपनी को ही विलय कर दिया पाकिस्तान और चीन की कंपनियों से। वैसी कंपनियां जो ब्लैकलिस्टेड है, जिनको हिंदुस्तान में काम नहीं करना है, तो ये जो फैसला लिया गया, ऐसे फैसलों को ऊपर हमारे गृह मंत्री जी का चिदम्बरम की सहमति से हुआ। दिस इज द चार्ज। इतना खुल के ये किसी अखबार में नहीं आ रहा है। ये मैं बता रहा हूं कि ये कंपनियां जो हैं पाकिस्तान और चाइना की कंपनी हैं, जिनको आपने एलोकेट किया। अब ये इस चीज को पूरा समझिए, जो रैकेट और किस तरह से इस देश के अंदर में रैकेट चल रहा है, इस चीज को मैं एक और चीज से मैं जोड़ रहा हूं। कल ईडी ने शाहरुख खान को उसकी टीम के लिए कि उसके पैसे कहां से आए हैं, वो भी काफी कल अगर आप चौथी दुनिया को पढ़ते आ रहे हैं या देखते सुनते समझते आ रहे हैं चौथी दुनिया को, हम लोगों ने आईपीएल के पहले ही, पिछले से पिछले आईपीएल जो मोदी वाला जो कंट्रोवर्सी जो आया था, उसके पहले ही हमने एक पूरा खुलासा किया था कि हाउ द मनी इज कमिंग। इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों से जो बातचीत की जो क्रिकेट को अंदर से जानते हैं और पूरा उसके पैसे के नेटवर्किंग को जानते हैं। द मनी केम फ्रॉम मॉरिशस रूट। ये मॉरिशस रूट कहाँ से आता है? ये सऊदी अरब से पैसा आता है, ये दुबई से, ये अंडरवर्ल्ड के पैसे से चल रहा है। आप देखिए, जहां भी आप पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं और जहां भी पैसे का घोटाला हो रहा है, जिन लोगों ने टेलीनॉर और इन सबको जो बेच दिया, ये सब खतरनाक कंपनीज हैं। इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिस तरीके से हम सारी चीज़ों को बाहर गिरवी रख रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को जिस तरीके से हम लोगों ने खुला छूट दे रखा है, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है देश के ऊपर। क्या आपको लग रहा है कि 2G के मामले में जो भी दस्तावेज हैं, जो भी कागजात हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, क्या वो अभी तक सही सलामत होंगे? देखिए, मेरी सुब्रमण्यम स्वामी जी से बातचीत हुई जी। जो इम्प्लिकेट करने वाला मामला सब है और जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, वो कागजात तो सीबीआई के पास है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर मंत्रालय में कुछ लोग जो है कुछ लोगों से जलते हैं, कुछ लोगों के ऊपर जो है पीछे से हमला करते हैं, कुछ लोग इसी संदर्भ में मीडिया को लीक कर देते हैं। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी के पास सारी कागजात जो पूरा कागजात जो है वो कहाँ से आ रहा है? There's somebody in the ministry, somebody in PMO, somebody और in government, कहीं न कहीं कुछ लोग तो हैं। अन्यथा प्रणब मुखर्जी का चिट्ठी जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ कैसे लगी? तो ये इसी तरीके से वो पूरा खेल चलता है। आज जब सुब्रमण्यम स्वामी से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आई गॉट इनफ। वो तो काफी आपको कॉन्फिडेंट लगे जब तो वो तो ही वाज कॉन्फिडेंट कि भाई वो जो है वो सारा कुछ जो है उनके पास है, और वो जो है आगे जो है वो और भी लोगों के नाम जो वो लेने वाले हैं, आगे उनको करने वाले हैं। अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है? 3 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी आ जाएगा कि वेदर चिदम्बरम साहब के ऊपर उसको जांच में सीबीआई उसकी जांच करे या ना करे। और मैं आपको बता दूं कि सीबीआई के बहुत सारे अधिकारी इस बात को लेकर त्रस्त हैं कि किस तरह से उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, कि अगर उनको इस तरीके से छूट मिलती है चीज़ों को जांच करने की, तो वो सचमुच एक अच्छा पॉजिटिव रोल करेंगे और सीबीआई के का जो अपने जो इंस्टीट्यूशन की जो गरिमा है उसको वो मेंटेन करेंगे और एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके किस तरह पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको पूरा अधिकार देती है, खुला छूट देती है कि भाई आप कोई भी मंत्री, कोई भी सेक्रेटरी, कोई भी डिपार्टमेंट को आप पूरी तरीके से जांच के दायरे में ले सकते हो, तो ये एक, लेकिन कांग्रेस का ऑल उनका पूरा कैलकुलेशन जो है, उनकी सारी रणनीति जो है वो टूट कर बिखरती हुई दिख रही है। राहुल गांधी के बारे में डिस्कस किया था, जता रहा था कि वो पार्टी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, और आज फिर हम देख रहे हैं फिर से यही निर्णय लिया जा रहा है। ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है
और कांग्रेस पार्टी में इस तरह कोई इंटरनल डेमोक्रेसी तो है नहीं। जनार्दन द्विवेदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उसने एक बात कह दी और वो मैटर एंड्स देयर। और ये देश की जनता को के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं। कि व्हाट ही सेड, ये बोले कि भाई राहुल गांधी का जो रोल जो वो बढ़ता चला जाएगा, ये तो नेचुरल है। वो थैंक गॉड उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये तो डिवाइन है। मैंने इट इज हिज नेचुरल राइट टू बिकम द पार्टी प्रेसिडेंट और इट इज हिज नेचुरल राइट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वंस द कांग्रेस इज इन मेजॉरिटी। तो वो नेचुरल करके ही रह गए, डिवाइन कह भी दिए होते तो भी कांग्रेस पार्टी के लोग कहते कि भाई सही बात कह रहा है। ये देश की जनता को तय करना है कि भाई वेदर ये किसी भी पार्टी का, नेशनल पार्टी का अध्यक्ष जो है नेचुरली कोई बनेगा या नेचुरली कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा या फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए इलेक्ट होकर के वो पार्टी प्रेसिडेंट बने या प्रधानमंत्री देश का बने। 3-4 साल से एक्टिव हैं, मेन स्ट्रीम में हैं, उन्होंने हर जगह प्रचार प्रसार किया। जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बिहार में जिस तरह से यूपी में कर रहे हैं उस तरह से बिहार में किया था, सीटें घट के 4 हो गई, 4 विधायक जिता पाए, वो भी राहुल गांधी की वजह से नहीं, उन कैंडिडेट्स की वजह से वो जीत पाए। राहुल गांधी के खाते में 0 सीट्स हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये सारा प्लान किया जा रहा है, तो ये सारा यूपी इलेक्शन के लिए रणनीति नहीं तैयार की जा रही है। ये रणनीति नहीं है। देखिए एक रणनीति होती है जो सचमुच आपको फेच करता है वोट, उसको हम रणनीति कहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कर रही है राहुल गांधी को लेकर के, वो हवाई किला बना रही है। देयर इज अ डिफरेंस, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। लोगों के दिलों पर राज करना और अखबारों और 9 बजे रात में जो है डिस्कशन में जो है डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये बात जो है, देयर हैज टू बी माने क्लिनिकल एनालिसिस और जिस तरह से हम लोग बीजेपी का एनालाइज करते हैं कि व्हाट आडवाणी जी इज डूइंग। राइट, आडवाणी जी ने सब कुछ किया पार्टी के लिए, सब कुछ। अब इस पोजीशन पे आकर के वो प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, तो वो पार्टी कमजोर कर, विनाश कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूपी में यू हैड सच ए नाइस चांस। बिल्कुल, जो फुटबॉल में हम इस तरह का एग्जाम्पल देते हैं कि फुटबॉल के खेल में जो है कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, वो ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है कि सामने गोल पोस्ट है और गोलकीपर उधर साइड गिरा हुआ है। अब अपोनेंट को नहीं, आप और बॉल और सामने गोल पोस्ट है, और उसके बाद भी अगर बुद्धि अगर मारी जाती है, आप गोल पोस्ट के बाहर जो है बॉल को मार देते हैं, गोल नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन फॉर बीजेपी। वाकई में देखा जाए तो एक तरह से पार्टी पूरी तरीके से इस वक्त कमजोर हो चुकी है। तो ये चीज जो है, अब उसमें क्या होता है, इसमें यह होता है जो देश के लिए खतरनाक है, जो कॉमन मासेस हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। उनका राजनीति, सरकारी तंत्र, पूरा सरकारी व्यवस्था, इसके ऊपर से विश्वास उठता है। उनको लगता है कि सब एक जैसे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई जो विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल है इस देश की जो मन एकता, अखंडता, शांति और लोगों की आशा को पूरा करने में का दायित्व जो है वो विपक्ष के पास ज़्यादा है। और आप कमज़ोर अगर होते हो तो ऐसे ही होगा जैसा पिछले 5 साल से हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनको मालूम है कि विपक्ष तो कमज़ोर है, इसलिए आप देखिए कि जो उनको मन आता है, जिस तरीके से आता है, वो लूट मचाते हैं। जो सरकार जो मन आता है वो कर रही है। तो ये चीज़ को जो है वो रोकना पड़ेगा। चुनाव के संदर्भ में राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, तो कुछ जो मुझे तो एक दो चीज़ें जो लग रहा है कि जो बातें जो यूपी के संदर्भ में कि जो दलितों को लुभाने का जो नया तुर्रा कांग्रेस पार्टी मार रही है, तो ये इट इज़ गोइंग टू फॉल बैक। ये यूपी में कांग्रेस पार्टी दलितों को कम से कम वो जो है बायफरकेट करके कि जाटव को अलग और नॉन जाटव को अलग, मायावती सपोर्टर्स का एक अलग चंक बनाना और दलितों को, दूसरे दलितों को अलग चंक बनाना, कुछ डिसग्रंटल्ड ग्रुप्स हैं। लेकिन मेहनत जहां होनी चाहिए, जिन सेक्शंस को कांग्रेस को पकड़ना चाहिए,
उसके लिए वो कुछ कर नहीं रही है। दूसरा सेक्शन मुसलमान है, जिसको लुभाने के लिए दिग्विजय सिंह हर तरह के बयान देते रहते हैं। उनको ये लगता है, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि इस तरह के बयान देने से, इस तरह से सब चीज़ को जो है आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी और राम मंदिर और गुजरात पे जोड़ करके दिखाने से भावना में आकर जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट देने लगेंगे, जो मुझे लगता है सच्चाई से दूर है। क्योंकि आज का मुसलमान भी पहले 5 साल और अभी हर चुनाव के साथ मुस्लिम मतदाता मैच्योर होता जा रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि उनका हक क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका दुश्मन कौन है और वो कौन लोग हैं जो दोस्त बनकर चाकू मार रहे हैं। मुसलमान को ये समझ में आ गया कि उनको वोट बैंक बना के एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये बात वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं और मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब उनके अंदर इतना बेदारी, इतनी जागरूकता आ गई है कि वो अब अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ऐसा लग रहा है। और आप देखिए कि बिहार में जिस तरीके से मुसलमानों ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, मुझे लग रहा है कि अब उस अहम रोल प्ले किया है। बीजेपी को उन्होंने वोट दिया, बिल्कुल बीजेपी को वोट दिया है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो वीएचपी और भी दूसरे के संगठन जो तगड़िया और उस तरह के लोग हैं, अगर वो अपना मुंह बंद रखें तो कई मुसलमान जो है वो बीजेपी के ऊपर जो है वो सिंपैथेटिक होकर के देख सकते हैं। डॉक्टर मनीष, एक चीज मुझे ऐसी लग रही है कि कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो बैठकर अपनी इलेक्शन नीति बनाए पूरी की पूरी, कि उसे आगे क्या करना है। उनकी रणनीति साफ है। जो उत्तर प्रदेश है खास करके, इसको समझना चाहिए हम लोग कि दे विल मेक अलायंसेस विद स्मॉलर पार्टीज, जैसे उन्होंने अजीत सिंह के साथ किया, हो सकता है पीस पार्टी के साथ करे, अपना दल के साथ करे। देयर आर सो मेनी स्मॉल पार्टीज, जो छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, जो लोकलाइज 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, पीस पार्टी का भी अपना बड़ा अहम रोल तो ये इस तरह के जो है छोटे छोटे अलायंस करके वो लोकल कास्ट कॉम्बिनेशन को जो है और कम्युनिटी वाइज जो है वो अपने आंकड़े को सुधारना चाहती है। प्लस अब जैसे वेस्टर्न यूपी है, वो उस तरह की रणनीति पे भी कांग्रेस काम कर रही है और एक अच्छी रणनीति है। ये भी मैं आपको बता दूं, इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप अगर जो वेस्टर्न यूपी है इसमें जाट्स हैं बहुत, इसमें मुसलमानों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये पूरा जो मेरठ और इस सब का पूरा जो इलाका जो है, मुरादनगर और ये सब जितने जो है मुजफ्फरनगर, ये सब जितना जो पूरा इलाका है, इसमें मुसलमानों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इफ़ दे आर एबल टू मेक एन अलायंस ऑफ जाट्स एंड मुस्लिम्स और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो यकीन मानिए कि वेस्टर्न यूपी में दे विल गेट गुड नंबर ऑफ सीट्स। लेकिन खतरा जो है, खतरा ये है कि इसमें मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो अजीत सिंह के पास होंगी और चुनाव के बाद अजीत सिंह कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सवाल अलग हो जाएगा। सही बात है। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रेटजी। इसी तरीके से पूर्वांचल में, इसी तरीके से सेंट्रल यूपी में ये छोटी छोटी पार्टियों के साथ कांग्रेस जो है, ये स्ट्रेटजी जो मुझे लग रहा है। लेकिन बस वही समस्या यही है कि अगर आप छोटे छोटे दलों के साथ, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अगर आप अलायंस करते हो तो उसमें 2-3 चीज़ें और भी होती हैं कि जो आप जो इतने दिनों से जो राहुल गांधी यूथ और लोगों के मन में जो एक आशा अपने पॉलिटिकल, अपने ही कांग्रेस पार्टी के बीच आपने जगाई कि भाई अगला एमएलए का चुनाव जो है तुम लड़ोगे, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सीट्स पे 2-3 कांग्रेस के लीडर्स को आपने पैदा कर दिया। और अलायंस अगर आप किसी दूसरी पार्टी के साथ करते हो और ये सीट किसी दूसरी जगह दे देते हो तो पार्टी में विद्रोह होने का चांसेस होगा। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं आप। और इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जिस यूथ कांग्रेस के लीडर को उन्होंने तैयार किया, खड़ा किया, उसको टिकट नहीं मिला या चांसेस नहीं है, वो बीजेपी में चला गया। तो होगा ये कि राहुल गांधी लीडर्स को तैयार करते रहेंगे और अलायंस की वजह से ये लीडर्स तैयार होकर के कोई समाजवादी पार्टी में चला जाएगा, कोई बीएसपी में चला जाएगा, कोई बीजेपी में चला जाएगा। तो ये कांग्रेस की ओवरऑल स्ट्रेटजी है और बहुत माने कामयाब स्ट्रेटजी इस सेंस में है कि इफ इट इज डन
उसको अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया गया, तब कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है इस स्ट्रेटजी के साथ कि चुनाव के बाद का जो सिनेरियो होगा वो कांग्रेस के फेवर में हो। ममता बनर्जी की थोड़ी सी बात करते चलें कि देखिए, ममता दीदी बड़ी ममता बनर्जी पे मैंने पहले ही कहा था जी कि शी इज इन नो पोजीशन टू विड्रॉ फ्रॉम यूपीए। बिल्कुल। ये टेलीविजन के बड़ा लोग जो हैं वो शोर मचा रहे थे कि भाई यूपीए जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी पिछले एक सप्ताह से इन टेलीविजन चैनलों की वजह से बच्चों की मौत की खबर को लेकर के बैकफुट पे थी, और उन्होंने बस एक बात कही, और सही बात कही थी, बात भी सही थी कि भाई 30 साल से जो है सीपीएम ने जो है वो पूरा जो मेडिकल सर्विसेज जो है बंगाल में उसका बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने, इसलिए जो है उसको सुधारने में समय लगेगा। वाजिब बात है कि एक दिन में कोई जादू की छड़ी किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं होता, लेकिन मीडिया ने उसी बाइट को जो है पकड़ लिया कि इनसेंसिटिव है ममता बनर्जी, वो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नाउ शी कैन नॉट हाइड हर फेस बिहाइंड दैट कि सीपीएम 30 साल से उन्होंने ऐसा कर दिया, नाउ पीपल हैव गिवन यू चांस, तो बला बला ये सब बातें जो हो रही थी। तो ममता बनर्जी का ये वैसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और बच्चे मर रहे हैं तो लोगों को क्या चाहिए हिंदुस्तान में? नेता अगर 2 लाइन जो है प्यार से तसल्ली के लिए कह दे, गले लगा ले, कुछ पैसे दे दे, हिंदुस्तान की जनता तो उसी में गदगद हो जाती है। तो ममता बनर्जी ऑलरेडी प्रेशर में थी, और वो जो है उनको ₹1.80 पेट्रोल के दाम बढ़े तो उसको मौका लगा कि भाई इसको जो है पूरा का पूरा अपसाइड डाउन कर दे, इस मौके को जो है, तो वो दो फायदा हुआ ये स्टेटमेंट देने से कि भाई यूपीएससी में विड्रॉ कर लूँगी। एक 19,000 करोड़ रुपए का जो है वो बंगाल का स्पेशल पैकेज, उसके लिए वो प्रेशर कर सकी यूपीए में, जो शायद मिल भी जाए। और दूसरा वो जो ऑलरेडी जो हेल्थ सर्विसेज को लेकर के अंडर प्रेशर थी, उससे वो मुक्त हो गई। लोगों को लगा कि भाई हमारे जो चीफ मिनिस्टर जो हैं, बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है वो महंगाई के खिलाफ सरकार को छोड़ भी सकती है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और जिस तरीके से कहा गया कि दीदी को मना लिया जाएगा, तो दीदी तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से वो मनने के लिए तो बैठी हुई इतना सारा ड्रामा किया गया तो वो मनने के लिए तो तैयारी थी। चलिए आज का अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं डॉक्टर मनीष। और डॉक्टर मनीष जिस तरीके से बात कर रहे थे ममता बनर्जी की, और उन्होंने कहा कि पूरा ड्रामा था, तो मुझे एक शेर याद आया कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। तो कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।